नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है आवास नेशन पे। पूरी तरीके से अमेरिका का चुनाव, जरा कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका जिसके पास परमाणु बटन भी है, वो किस तरीके से दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है, जो एक फैसले से युद्ध का रुख बदल दे, टैरिफ लगा सकता है पूरी दुनिया में और दुनिया की अर्थव्यवस्था तक को प्रभावित करने की ताकत रखता है अमेरिका। लेकिन नवंबर 2026 में होने वाला एक चुनाव पूरी ताकत के साथ, जिस तरीके से अमेरिका अपने हिस्से में या पूरी ताकत को हिलाने की ताकत रखता है, आप समझिए कि ध्यान रखना यह है कि ना तो राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है और ना ही डोनाल्ड ट्रंप किसी भी पद के लिए या बैलेट पेपर में जो चुनाव होने जा रहा है, किसी भी चुनाव को लड़ने जा रहे हैं, ना ही डोनाल्ड ट्रंप का नाम बैलेट पेपर पर होगा। ये चुनाव उनके बचे हुए कार्यकाल की दिशा तय कर सकता है। सिर्फ इतनी सी कहानी है। इस चुनाव का नाम है अमेरिका का मिड टर्म इलेक्शन, यानी मध्यावधि चुनाव। इस मिड टर्म इलेक्शन में व्हाइट हाउस में क्या चर्चा है, किस तरीके से मध्यावधि चुनाव के दौरान आखिर ट्रंप के लिए चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके पीछे का पूरा राजनीतिक गणित क्या है, यह हम समझेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे मुख्य विषय इसमें यह होगा कि इसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि भारत और पूरी दुनिया पर इसका असर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। हम देखेंगे किस तरीके से ये पूरी दुनिया, किस तरीके से सैन्य ताकत, मानवीय सहायता और अमेरिका, ये है अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देशों में से एक वैश्विक ताकत है। नाटो सुरक्षा और सैन्य सहयोग, मीडिया और संस्कृति, किस तरीके से उसकी ताकत अपनी बनी है। 4 जुलाई को अमेरिका दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले मिड टर्म इलेक्शन को समझेंगे, बेसिक्स को समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में एक सवाल रहता है, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव तो हर 4 साल में एक बार होता है, ये आपको पता है। ये मिड टर्म चुनाव आखिर है क्या? दरअसल अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था भारत से काफी अलग है। वहां राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों मिलकर जो है, दोनों अलग अलग तरीके से चुनाव चुने जाते हैं। अमेरिका कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, जैसे अपने यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरीके से वहां पे 2 सदन होता है। पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी निचला सदन होता है, और दूसरा उसमें कुल जो है 435 सीटें होती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कितनी सीटें होती हैं? 435 सीटें, और हर 2 साल में उसका चुनाव होता है। ठीक है, हर 2 साल में उसका चुनाव होता है। अब दूसरा सदन है सीनेट, यानी ऊपरी सदन। वहां पे सीनेट को हम ऊपरी सदन बोलते हैं। इसमें कुल 100 सीटें होती हैं। ठीक है, एक में 435, एक में 100 सीटें। लेकिन यहाँ हर 6 साल में सीनेटरों का कार्यकाल पूरा होता है, इसलिए एक बार में लगभग 1/3 सीटों पर चुनाव होता है और होता आ रहा है। अब दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, अमेरिका राष्ट्रपति 4 साल का होता है उनका कार्यकाल। तो राष्ट्रपति चुनाव के ठीक बीच में, यानी लगभग 2 साल बाद जब कांग्रेस के चुनाव होते हैं, तब जो है उन्हें कहा जाता है इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मिड टर्म इलेक्शन। उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? मिड टर्म इलेक्शन। 2026 का चुनाव भी इसी वजह से बेहद महत्वपूर्ण रहा। इसमें पूरे हाउस, सीनेट का कई सीटों और कई राज्यों में गवर्नर के चुनाव जो होंगे, उस तरीके से, उस प्रोसेस के तहत। अब सवाल यह है कि ये जो सीनेट का जो चुनाव होता है 6 साल के लिए, किस आधार पे? यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 435 कुल हाउस में इतने होंगे, और यूएस सीनेट में कुल 100, और ये 6 साल के लिए होंगे। ये कितने साल के लिए? 6 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, यूएस कांग्रेस, और जरूरी बहुमत है 218 का, इतना बहुमत आपको चाहिए। और फिर ये चुनाव इनके लिए इतना बड़ा क्यों बन गया? आखिर ट्रंप का नाम नहीं, फिर भी उन्हीं का इम्तिहान क्यों है? यहीं से अमेरिकी राजनीति का सबसे दिलचस्प कहानी शुरू होता है। अमेरिका में मिड टर्म चुनाव का अवसर एक तरीके से अक्सर मौजूदा राष्ट्रपति की रिपोर्ट कार्ड की तरह ही देखा जाता रहा है। मतदाता वोट भले ही राष्ट्रपति को ना दें, लेकिन यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमेशा देखा जाता रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को जो वोट दिया जाता है, लेकिन उस वोट में राष्ट्रपति के पिछले 2 साल का जो कामकाज है, उस पर क्या असर है, उसका साफ साफ वहां पे दिखाई देता है। अगर जनता खुश है तो राष्ट्रपति की पार्टी को क्या होता है? फायदा होता है, और अगर जनता नाराज है तो राष्ट्रपति की पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इतिहास में एक दिलचस्प पैटर्न भी देखने को मिलता है कि अक्सर जो है कहानियां किसी और की होती हैं और लिखा कहीं और जा रहा होता है। ये कहानी की अपनी एक खासियत है। व्हाइट हाउस में मौजूद डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का कितने निम्न स्तर का आदमी है आप जानते हैं। अपने फायदे के लिए दुनिया का सारा मार्केट खा जाता है आदमी। तो मिड टर्म चुनाव में जिस प्रकार से सीटें गवाई गई, इसी को कहा जाता है मिड टर्म कर्स, क्योंकि कई बार ऐसे कार्यकाल रहे जहां पे चुनाव हारे भी गए, यानी मध्यावधि का श्राप। 2018 में जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तब रिपब्लिकन पार्टी ने हाउस में बड़ी संख्या में सीटें गंवा दी थी। बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान डेमोक्रेट्स को भी हाउस में भारी नुकसान हुआ था। अब 2026 की स्थिति को देखें तो 2026 की स्थिति में हाउस ऑफ रिपब्लिकन पार्टी के जिस प्रकार से बहुमत है, लेकिन ये बहुमत बहुत मामूली है, बहुत ज्यादा, यानी बहुत बड़ी जीत नहीं रही है डोनाल्ड ट्रंप की। कुछ ही सीटों पर इधर से इधर हुई तो पूरा कंट्रोल बदल सकता है। सीनेट में भी रिपब्लिकन पार्टी की बहुत बढ़त नहीं है। इसी आधार पर अगर आप देखेंगे
तो किस तरीके से जो है सीटों का जो कार्यकाल है, गणित है, वो बैलेंस बेहद नाजुक है। और यही वजह है कि दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इस चुनाव पे रही है कि किस तरीके से मध्यावधि चुनाव किस आधार पे ये कराए जाएंगे और किस दृष्टिकोण के साथ ये 2026 के मिड टर्म चुनाव पर असर पड़ेगा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, डोनाल्ड देखिए यहाँ पे कुछ 63 सीट्स जो है लास्ट हुई थी और उसमें जो है 40 सीट्स जो है यहाँ पे लास्ट हुई थी। इस तरीके से 2010 के मिड टर्म इलेक्शन की बात कर रहा है, यहाँ पे 2018 के मिड टर्म इलेक्शन की बात की जा रही है। इस चुनाव के सबसे बड़े सवाल है वो है ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग। अमेरिकी जनता उनके काम से कितनी खुश है। ट्रंप के कार्यकाल की शुरुआत में उनकी लोकप्रियता करीब 50% के आसपास थी, लेकिन 2026 की शुरुआत में यह घटना किस तरीके से बढ़ घट रही है वह भी एक मुख्य मुद्दा होता है। कई सर्वेक्षणों में उनकी अप्रूवल रेटिंग देख रहे हैं, अप्रूवल रेटिंग कई जगह पे जो है काफी घट रही है, लगभग 38 से 40% के आसपास दिखाई दी। असंतुष्ट लोगों की संख्या इससे काफी ज्यादा रही। अब सवाल है कि लोग नाराज क्यों हैं, लोग नाराज हो रहे हैं, तो लोग नाराज क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे कई बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का, किस तरीके से अर्थव्यवस्था, महंगाई की दर, टैरिफ, तमाम चीजें जो दुनिया में उनका अपना एक जंजाल है। जिस तरीके से आदमी दुनिया पे दाल भात रोटी के चक्कर में पूरी तरीके से एकदम परेशान कर रखे हैं, तो उपभोक्ता विश्वास में जो गिरावट हो रही है वो मुख्य समस्या है। और ये सब अमेरिकी मतदाताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे होने वाले हैं। क्यों? आखिरकार जब आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है तब ये कहानी निकल के आती है, इस तरीके के प्रोजेक्शन होते हैं, तो उसका पूरा गुस्सा सत्ता बैठी पार्टी तक पहुंचता है। और उसको दूसरा बड़ा मुद्दा है मेडिकेड का। क्या है मुद्दा? मेडिकेड का। किस तरीके से डीजल, पेट्रोल और कच्चा तेल से पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया। ईरान इजराइल वाले मुद्दे पे पूरी तरीके से ईरान के साथ टकराव हुआ, काफी राजनीतिक बहस हुई और प्रस्तावित कटौतियों को लेकर भी बहस चलती रही। अब ईरान के साथ जिस तरीके से टकराव हुआ, डीजल, पेट्रोल और कच्चे तेल में जिस प्रकार से कीमतों की बेतहाशा वृद्धि हुई, 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े सैन्य तनाव भी यह मुख्य विषय रहा। और जब अंतरराष्ट्रीय तनाव बढ़ता है, मुख्य मुद्दा यही कि जब अंतरराष्ट्रीय तनाव बढ़ता है तो तेल और पेट्रोल की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है, जिसका सीधा असर आम अमेरिकी परिवार पर पड़ता है। अब समस्या है कि चौथा मुद्दा है इमिग्रेशन का। जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन की सख्त निर्वासन नीति अमेरिका में बड़ी राजनीतिक बहस पैदा की है। अब निर्वासन नीति किस तरीके से वहां के लोग रहते हैं, किस तरीके से वहां की खान पान जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। कुछ लोग मजबूत नीति भी बनाते हैं तो कुछ लोग इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। और इन सभी मुद्दों का असर जेनेरेटिक बैलेट के सर्वेक्षणों में भी दिखाई देता है। यानी अगर आज चुनाव हो तो मतदाता हाउस के लिए किस पार्टी को वोट देंगे या किस पार्टी को चुनेंगे। कई सर्वेक्षणों में डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन से बढ़त दिखाई गई है। मतलब डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन से बढ़त, डेमोक्रेट्स किसकी पार्टी थी और रिपब्लिकन किसकी पार्टी थी, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन याद रखिए अभी नवंबर दूर है और राजनीति कुछ महीनों भी बहुत लंबा समय होता है राजनीति के लिए, क्योंकि वक्त, जज्बात और समय कब बदल जाए किसी को कुछ पता नहीं होता है। इसलिए छोटे चुनावों से बड़े संकेत लेना हमेशा जरूरी होता है। सीखते रहना और सतर्क रहना हमेशा जरूरी होता है। राजनीति में सिर्फ सर्वेक्षण नहीं दिखाए जाते या राजनीति में सिर्फ सर्वेक्षण नहीं देखे जाते हैं। असली परीक्षा होती है वोटिंग मशीन पर किस तरीके से, और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वहां से कहानी अलग दृष्टिकोण के साथ अलग तरीके से बदलाव लेती है। अमेरिका में कई जगह स्पेशल इलेक्शन हुए, कई जगह स्पेशल इलेक्शन के साथ साथ इन चुनावों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों की तरफ बड़ा स्विंग देखने को भी मिला है। अब बड़ा स्विंग देखने को मिला है, इसका मतलब कुछ जगहों पर करीब 15% अंकों तक का झुकाव देखा गया है। अब 15% अंक झुकाव देखने का मतलब ये होता है कि इसके अलावा न्यू जर्सी, वर्जीनिया जैसे राज्यों में भी चुनाव प्रभावित होने की जो जिम्मेदारी है अब वो भी मुख्य मुद्दा है। ठीक है, अब ईरान के बाद अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से ये पूरे मुद्दे को प्रभावित कर रहे हैं, जिस तरीके से डेमोक्रेट की तरफ से मजबूत प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, राजनीति और राजनीतियों के द्वारा नतीजों को इसलिए गंभीरता से लिया जाता है क्योंकि इतिहास में ऐसे छोटे चुनाव कई बार बड़े चुनावों की दिशा को संकेत देते हैं। 2006 में जॉर्ज बुश के दौर में ऐसा देखने को मिला था और 2018 में भी ये कहानी इसी तरीके की परिवर्तित हो गई थी। अब समस्या इसी बात की है कि जब ये कहानी बदल जाती है, कई ऐसे राज्य हैं अमेरिका के बड़े बड़े राज्य जहां ट्रंप के कार्यकाल के दौरान भी इसी वजह से कुछ राजनीतिक पूर्वानुमान और डेमोक्रेट्स को हाउस में लगभग 20 से 35 सीटें तक के संभावित फायदे का अनुमान दे रहे थे। अगर ऐसा हुआ तो हाउस का कंट्रोल बदल सकता है, लेकिन सीनेट की तस्वीर अलग है। सीनेट में सीटें हैं 100। अब सीनेट में अगर 100 सीटें हैं तो सीनेट की संख्या जो है हर 6 साल में बदलती है, क्योंकि जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें कई रिपब्लिकन झुकाव वाले राज्य हैं और सीनेट पर कब्जा करना डेमोक्रेट के लिए ज्यादा से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर हाउस रिपब्लिकन के हाथ से निकल गया, मान लीजिए कि अगर रिपब्लिकन चुनाव हार गया, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि अगर रिपब्लिकन पार्टी हाउस या सीनेट का कंट्रोल खो देती है तो ट्रंप के लिए इसका क्या मतलब होगा। अब आप समझिए कि ट्रंप है रिपब्लिकन वाले
और डेमोक्रेट वाला बराक ओबामा की पार्टी थी, डेमोक्रेट वाली, और रिपब्लिकन पार्टी किसकी है, ट्रंप की है। अब रिपब्लिकन बहुमत की वजह से तो अभी तक है, ट्रंप प्रशासन के लिए कानून, बजट और कई नीतिगत फैसले आगे बढ़ाना आसान है। लेकिन अगर हाउस में डेमोक्रेट्स को बहुमत मिल गया, उनको बहुमत के हिसाब से जो तस्वीरें बदल जाएंगी, उस आधार पर अगर पहला असर देखा जाए तो इस तरीके से मुख्य मुद्दा है कि कानून बनाना मुश्किल हो जाएगा, और कानून बनाने के साथ साथ बड़े बजट की तस्वीर और उसके साथ नई नीतियां, ये सारे प्रोग्राम कई प्रमुख फैसलों पर असर डाल सकते हैं। इन पार्टियों के बीच समझौता करना जरूरी हो सकता है, लेकिन समस्या इसी बात की है कि कहानी को जो है नए मोड़, नई दिशा के साथ इस तरीके से जो है सीनेट की जो तस्वीरें हैं, जिस तरीके से वहां का राज्यवार कंडीशन है, ट्रंप के आखिरी 2 साल अभी बचे हुए, 28 में चुनाव है, ग्रिडलॉक एक शब्द है, ग्रिडलॉक में फंस सकते हैं। दूसरा असर कांग्रेस की जांच और निगरानी, हाउस की समितियां किस तरीके से सरकार के कामकाज की जांच कर सकती हैं। अगर डेमोक्रेट को बहुमत मिलता है तो ट्रंप प्रशासन के कई फैसले बड़ी कांग्रेसनल जांच के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि कई फैसले उन्होंने मनमानी तरीके से लिए। तीसरा असर और शायद सबसे राजनीतिक जो असर रहेगा, जो मुख्य असर रहेगा, 2028 की तैयारी, क्योंकि 2028 में फिर से चुनाव है और 2028 की तैयारी में कौन किसके जीतेगा, यह मुख्य मुद्दा रहेगा। तो अगर 2026 में डेमोक्रेट बड़ी जीत हासिल कर सकता है या बड़ी जीत हासिल करता है, तो यह कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ वहीं पे जो है अपने इतिहास को भी दोहराने की ओर अग्रसर होगी। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ जनता के संदेश के तौर पर देखा जा सकता है, और इसका असर रिपब्लिकन पार्टी के अंदर 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पर भी भारी पड़ सकता है। क्या रिपब्लिकन पार्टी हार मान चुकी है? लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल समझनी जरूरी है, एक बात बिल्कुल साफ दृष्टिकोण के साथ, रिपब्लिकन पार्टी ने हार नहीं मानी है। रिपब्लिकन पार्टी पूरी तरीके से अपनी क्षमता के साथ अमेरिकी चुनावों में पूरे तन मन धन से, अभी कई महीने बाकी हैं, उसके बावजूद वो जो है अभी से चुनाव में एक्टिव है और पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। कुछ राज्यों में तो उन्होंने जो है अपने प्रतिनिधि और चुनाव का जो रिजल्ट है, चुनाव का जो पूरा रिडिस्ट्रक्शन यानी चुनावी सीमाओं को पुनर्निर्धारण का इस्तेमाल जो किया गया, उसका मकसद कई सीटों की चुनावी गणित को अपने पक्ष में मजबूत करना हो सकता है। लेकिन चुनाव अभी दूर है, चुनाव की कहानी अभी नवंबर में है, अभी 3 महीने का टाइम है, और 3 महीने का टाइम अपने आप में एक लंबा समय होता है और बहुत तेजी से बदलता है अमेरिका की राजनीति। अगर आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था बेहतर होती है, महंगाई कम होती है, तो विदेशी नीति में कोई बड़ी सफलता मिलती है, तो जरूर रिपब्लिकन के लिए या डेमोक्रेटिक के लिए, तो उसमें मुख्य मुद्दा तो चूंकि सत्ता में रिपब्लिकन पार्टी है, तो रिपब्लिकन पार्टी की स्थिति मजबूत हो सकती है। आज की तस्वीर को नवंबर का अंतिम परिणाम समझना गलती होगी। अभी चुनाव का समय है, अभी 3 महीने का टाइम है, तो डेमोक्रेट फिलहाल बढ़त में दिखाई दे सकते हैं और डेमोक्रेट पूरी तरीके से, लेकिन चुनाव तक कहानी कई बार बदल भी जाती है। अब दुनिया का सबसे होशियार आदमी डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनौतियों से, अपने बेवकूफियों भरे कामों से वो दुनिया में प्रसिद्ध रहे। वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। अब भारत और दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है? तो सबसे बड़ा सवाल है, भारत इससे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मुख्य विषय ये है, और काफी बड़े मात्रा में फर्क पड़ता है। हम समझेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है भारत और अमेरिका के रिश्तों में। भारत और अमेरिका के रिश्तों को किस तरीके से हम देखते हैं, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस का राजनीतिक संतुलन अमेरिका की व्यापार नीति, टैरिफ, वीजा नीति और उसके अलावा विदेश नीति को प्रभावित कर सकता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रणनीतिक रिश्ते लगातार महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। तो अगर महत्वपूर्ण हो रहे हैं, जिस तरीके से हमारा भारत और अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ता रहा है, 2026 का मिड टर्म चुनाव ये तय करने में मदद करता है कि अमेरिका आने वाले 2 साल में किस दिशा में आगे बढ़ता है। क्या नीतियां और सख्त होंगी या कहीं नरमी देखने को मिलेगी? क्या ट्रंप प्रशासन को कांग्रेस का पूरा समर्थन मिलेगा? ये सारी कहानी, ये सारा दृष्टिकोण, या फिर वाशिंगटन में राजनीतिक जो टकराव बढ़ेगा, उसके लिए पूरी कहानी को जो है इन सवालों के जवाब के साथ अंतिम रूप दिया जाए। 3 नवंबर 2026 के चुनाव में छिपे हैं ये पूरी कहानी के निर्णय। यानी ये चुनाव सिर्फ अमेरिका की घरेलू राजनीति का मामला नहीं रहेगा, यह रहेगा दुनिया की उस ताकत का। दुनिया में ये टेस्ट है ट्रंप की नीतियों का, जनता का भरोसा कितना बचा है। क्या रिपब्लिकन पार्टी फिर से अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपना बहुमत बचा पाएगी, या फिर अमेरिका में बदलाव की एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी? राजनीतिक लहर उठने वाली है या उठ चुकी है, और अगर ऐसा होता है तो उसका असर अमेरिका राजनीति के साथ साथ विश्व की दुनिया में भी वो अलग ताकत दिखाएगा। सिर्फ वाशिंगटन तक सीमित नहीं रहेगी उसकी गूंज, दुनिया में इस बात का इस दृष्टिकोण के साथ भारत समेत पूरी दुनिया में सुनाई देगी। यह मुख्य विषय रहेगा। इसलिए 3 नवंबर 2026 को होने वाले अमेरिकी मिड टर्म चुनाव को ध्यान में रखते हुए दुनिया के लिए भी और भारत के साथ साथ पश्चिम एशिया, उत्तर पश्चिमी एशिया वाले हिस्से मुख्य रूप से प्रभावित होंगे, क्योंकि ईरान, अमेरिका, इजराइल का जो युद्ध था वो पूरी तरीके से दुनिया को एक बार तबाही के मंजर में डाल चुका है। ऊर्जा का क्षेत्र पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। तो अब हम मिलते हैं आपको अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।